नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल न्यूज वन इंडिया पर अपना पसंदीदा शो सरकार। आपके साथ मैं हूं तरुण अरोड़ा और मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे एक्सक्लूसिव स्टोरीज। तो वक्त गंवाए बिना नजर डालते हैं हमारी टॉप 5 कवर स्टोरी पर। सरकार में हमारी पहली स्टोरी होगी यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी की, जिनको सीएम योगी की तरफ से जमकर फटकार लगी। इसके बाद साहब वातानुकूलित एसी कमरे से बाहर निकले। क्या कुछ किया साहब ने हाथरस में और क्यों लगी डीजीपी को सीएम की फटकार, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ सरकार में। यूपी में जूनियर आईपीएस अफसर बेलगाम हो गए हैं। कौन से हैं ये अफसर और किन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की हो रही है अनदेखी, डिटेल से दिखाएंगे आपको सरकार में। पावर है तो कुछ भी करेंगे एसएसपी। जी हां, मेरठ के एसएसपी अजय साहनी के लिए आजकल कुछ यही कहा जा रहा है। एसएसपी अजय साहनी ने कैसे की अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल, दिखाएंगे आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव सरकार में। आईएएस का मतलब आई एम सेफ। जी हां, सरकार के एक्शन से आईपीएस अफसरों की यही राय बन रही है। लेकिन ये राय आखिर बन क्यों रही है, दिखाएंगे आपको सरकार एक्सक्लूसिव में। 18 मंडलों के विकास पर सीएम योगी की नजर। जी हां, सरकार 2022 में फिर सरकार में आने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। बैठक कर रहे हैं सीएम योगी की। 18 मंडलों की बैठक की हर डिटेल बताएंगे सिर्फ सरकार में। तो आज सरकार में ये टॉप 5 स्टोरीज रहेंगी। अलग अलग बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। जूनियर आईपीएस अफसर किस तरीके से बेलगाम हैं, इस पर नजर रहेगी। साथ ही नजर डालेंगे अब की बार डीजीपी एचसी अवस्थी कैसे बच गए। 18 मंडलों पर योगी की नजर, किस तरीके से 18 मंडलों पर योगी ने अपनी निगरानी बढ़ाई है, नजर बढ़ाई है, इस पर रहेंगे। और साथ ही आईएएस मतलब आई एम सेफ, क्या वाकई आईएएस का मतलब आई एम सेफ है, हम सरकार में समझाएंगे आपको। सरकार में अब करते हैं यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी साहब की बात, जिनको एसी कमरे में रहकर पाइल पाइल खेलना पसंद है। जब से साहब को डीजीपी की कमान मिली है, तब से यूपी की कानून व्यवस्था गोते खा रही है, सरकार की नाक कटवा रही है। कानपुर का बिकरू कांड तो आपको याद होगा ही। सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई, लेकिन वहां भी डीजीपी नाम की चिड़िया आपको कहीं दिखाई नहीं दी होगी। हमारे कैमरे भी तलाशते रहे कि एक बार तो एसी कमरे के बाहर डीजीपी का दीदार हो जाए, लेकिन मजाल है एचसी अवस्थी साहब ने अपने कमरे में बैठकर पाइल पाइल खेलना बंद किया हो। साहब को लगता है कि वो कमरे में बंद रहेंगे और छोटे पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सीएम योगी की खूबी है कि वो अधिकारियों को काम करने का पूरा मौका देते हैं, लेकिन जब नहीं कर पाता तो उंगली उल्टी करके काम करवाते हैं। हाथरस कांड में कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम योगी की फटकार के बाद डीजीपी साहब अपने कमरे से निकलकर हाथरस पहुंचे। पीड़ित परिवार से करीब 45 मिनट मुलाकात की, लेकिन भरोसा नहीं दिला पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। डीजीपी से मुलाकात के बाद परिवार ने बताया कि डीजीपी साहब कह कर गए हैं कि वक्त वापस नहीं ला सकते। इस सवाल का जवाब भी दीजिए साहब कि वक्त वापस नहीं ला सकते, क्या आने वाले कल को सुरक्षित बना सकते हैं आप? सरकार शो तो आप देख ही रहे होंगे, बताइए यूपी की बेटियों को सुरक्षित होने का एहसास क्या आप दिला सकते हैं? न्यूज वन इंडिया को आपके जवाब का इंतजार रहेगा। यूपी में डीजीपी का पद संभाल चुके यशपाल सिंह, विक्रम सिंह
जावेद अहमद से लेकर सुलखान सिंह तक हर बड़ी घटना पर मौके पर जाते रहे, लेकिन मौजूदा डीजीपी की कार्यशैली क्या है आपके सामने है। न्यूज़ वन इंडिया के सामने एक एडीजी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उस एडीजी ने हमें बताया कि वर्तमान डीजीपी ने मुख्यालय पर जोन के आईजी और रेंज के डीआईजी की बैठक 6 महीने से नहीं की है और ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले सभी डीजीपी मुख्यालय पर जोन और रेंज के आईजी डीआईजी को बुलाकर उनके कामकाज की समीक्षा करते थे और निर्देश देते थे, लेकिन वर्तमान डीजीपी एचसी अवस्थी ने ऐसा नहीं किया और बीते 3 महीने से तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी जोन और रेंज के अफसरों को निर्देश नहीं दिए। अगर डीजीपी ने जिलों में तैनात अफसरों के साथ जिलों में जाकर संवाद किया होता तो शायद हाथरस में पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता के मामले में लापरवाही ना बरती होती और सूबे के हाथरस कांड के चलते देश भर में बदनाम ना होना पड़ता। चर्चा है कि हाथरस कांड की समूची जानकारी करने के दौरान मुख्यमंत्री को यह पता चला कि डीजीपी ने बीते 6 महीने से जोन और रेंज के अफसरों के साथ बैठक नहीं की है और ना ही वो किसी गंभीर घटना में मौके पर गए, तो वह नाराज भी हुए और उन्होंने इस मामले में डीजीपी से बंद कमरे में बात की। चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी के जिलों में ना पर नाराजगी जताई है और यह बताया कि डीजीपी का पद क्यों बनाया गया और उसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर डीजीपी किसी घटना को लेकर मौके पर नहीं जाएगा या उच्चाधिकारी को नहीं भेजेगा तो डीजीपी की जरूरत ही क्या है। अब देखना होगा कि डीजीपी साहब इस बार तो बच गए, लेकिन क्या उनका काम करने का तरीका बदलेगा या फिर से बंद कमरे में पाइल खेलना जारी रहेगा। एक समय था जब पुलिस विभाग में जूनियर अफसर सीनियर अफसरों की चिलम भरा करते थे, लेकिन अब जूनियर आईपीएस अफसर आईजी और एडीजी के आदेशों को अपनी जेब में रखते हैं। बॉस कुछ भी कहे, लेकिन जिले के कप्तान करेंगे अपने मन की। अगर ऐसा ही हाल रहा तो डीआईजी, आईजी और एडीजी जैसे पदों की पुलिस विभाग में कोई जरूरत ही नहीं होगी और या तो सरकार को इन बदमिजाज अधिकारियों के दिमाग ठीक करने होंगे। फिर इन पदों को ही क्यों ना खत्म कर दे सरकार। जो कप्तान कहे वह सही, न खाता न बही। वाकई में एक कहावत चरितार्थ हो रही है। वैसे तो हर जोन की यही कहानी है, लेकिन ताजा उदाहरण मेरठ का है। एडीजी राजीव सब्रवाल ने अपने अनुभवों का उदाहरण देते हुए एक विशेष तरह की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया। पुलिस कप्तानों को कहा कि वह इस तरह की ट्रेनिंग अपने अपने जिलों में करें, लेकिन कप्तानों के दिमाग ज्यादा ही खराब थे। सिर्फ और सिर्फ एसएसपी मुजफ्फरनगर और एसपी हापुड़ ने अपने बॉस का आदेश माना। बाकी पुलिस कप्तानों ने सोचा कि यह आदेश बेकार के हैं, इसलिए अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। सरकार की टीम ने मुजफ्फरनगर और हापुड़ में चल रही बेहतरीन स्कीम के बारे में जब एडीजी से पूछा तब उनका दर्द हल्का सा छलका, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। लेकिन हमारी टीम समझ गई कि साहब के आदेशों की अवहेलना बाकी पुलिस कप्तान कर रहे हैं, लेकिन मजबूत एडीजी होने के बावजूद साहब कुछ कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे हैं। आजकल मेरठ के एसएसपी अजय साहनी सवालों के घेरे में है। इन दिनों उन पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। एसएसपी अजय साहनी क्या मनमर्जी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सवालों के घेरे में मेरठ के एसएसपी अजय साहनी। अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे साहनी साहब। क्या अजय साहनी का आदेश कानून से ऊपर है? अजय साहनी को बर्दाश्त नहीं, कोई दिखाए आईना। क्या मेरठ में चल रही अजय साहनी की मनमर्जी? आजकल मेरठ के एसएसपी अजय साहनी अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए उनका आदेश कानून से भी ऊपर है। थानेदारों से उनका सीधा संबंध है। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में वह किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते।
चाहे आईजी हो या फिर एडीजी। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं और कोई उन्हें कुछ कह दे, यह अजय साहनी को बर्दाश्त नहीं। अजय साहनी की मनमर्जी इतनी चल रही है कि उन्होंने एसएचओ यानी 3 स्टार लेवल के थानों पर सब इंस्पेक्टर बैठा रखे हैं। मेरठ में सिर्फ 4 थाने ऐसे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को ही थाने का चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन मेरठ के एसएसपी अजय साहनी साहब ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए 11 थानों पर सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। सीनियर अधिकारी जिन्हें मॉनिटरिंग के लिए बैठाया जाता है, उनकी आंखों पर भी अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल ने देखा तो उन्होंने कप्तान से कहा कि ये गलत है और इसे दुरुस्त कर लें। लेकिन पुलिस कप्तान कहां मानने वाले थे। उन्होंने आज तक नियमों के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग को सही नहीं किया। वास्तव में हद हो गई। कप्तान के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एडीजी राजीव सबरवाल ने और आईजी प्रवीण कुमार ने अपने आदेशों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अजय कुमार साहनी को भी कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन साहब पर नोटिस का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब तैयारी यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी को पत्र लिखने की हो रही है। सूत्रों की माने तो मेरठ के पुलिस कप्तान की थानेदारों से गहरी दोस्ती है। शायद यही वजह है कि एडीजी और आईजी के आदेश उनके सामने कोई मायने नहीं रखते। इतना ही नहीं, अजय साहनी के थानेदारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अभी कुछ दिन पहले कुख्यात और वांटेड बदमाश बदन सिंह बद्दो से एक नजदीकी अजय साहनी का थानेदार मिला हुआ था और उसने एक व्यक्ति की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी थानेदार के साथ मिलकर कब्जा ली थी। ये मामला लाल कुर्ती थाना क्षेत्र का था। जब मामला सीनियर अधिकारी तक पहुंचा तब एसएसपी को टाइट किया गया, लेकिन जब अजय साहनी को लगा कि अब मामला उनके गले तक पहुंच सकता है, तब उस दुष्टाचारी एसएचओ को हटाया गया। लेकिन लाइन अभी लंबी है। हस्तिनापुर के पूर्व एसओ धर्मेंद्र का करोड़ों का भ्रष्टाचार आप लोग देख ही चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में अजय साहनी की टीम 11 को भी जरूर देखिएगा। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तरुण, इस स्टोरी को देख करके आपको कुछ एहसास हो रहा है? इससे पहले हम लोगों ने डीजीपी साहब की बात बताई कि किस तरह से डीजीपी साहब एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद एडीजी साहब की बात कि राजीव सबरवाल इस वक्त पूरी तरीके से नाराज भी हैं, बेबस भी दिखाई दे रहे हैं, और अजय साहनी इस वक्त पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। इन तीनों को मिला करके कुछ समझ में आता कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस में हो क्या रहा है? बस एक ऐसे पुलिस मुखिया की जरूरत है जो इन अधिकारियों के पेच कस सके और उन एडीजी हो या उन वरिष्ठ अधिकारियों का दर्द दूर कर सके, जो समझ सके कि जो परेशान है इन ऐसे कप्तानों की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक एसएसपी बेलगाम हो जाए तो फिर उस जनपद के हालात क्या होंगे उसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एडीजी को इसलिए बिठाया गया ताकि कम से कम बड़ी जगह पर स्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल रख सके, लेकिन एडीजी की साहब सुन ही नहीं रहे हैं। डीजीपी साहब है जिनके पास इन सब के पेच कसने की, उन्हें कमरे से बाहर निकलने से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में हाथरस जैसी घटनाएं या फिर सरकार की जो किरकिरी हो रही है वो तो बदस्तूर चलती रहेगी। पिछले 6 महीने से जब से डीजीपी ने कुर्सी संभाली है, मुझे लगता है ये पहला दौरा है, वो भी सीएम योगी के पेच कसने के बाद, फटकार लगाने के बाद। तब वो वातानुकूलित कमरे से बाहर आए हैं और जाके ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। तो वाकई में भगवान ही मालिक है इस वक्त। खास करके वेस्ट यूपी की अगर बात करें तो वेस्ट यूपी में मेरठ बेहद ही संवेदनशील इलाका है, और अगर पुलिसिया कार्यप्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। लेकिन एक के बाद एक, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो और चाहे करोड़पति इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने में जो है इतना लंबा वक्त लग जाना, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगाते हैं कि आखिर इस तरीके से अगर पुलिस तंत्र चलेगा तो फिर भला कहां जाकर के अपराध रुकेगा और कैसे अपराधियों पर लगाम लगेगा, ये सोचना ही केवल जो है मुश्किल होगा। बाकी करना तो वह पुलिस को ही है, और पुलिस क्या कर रही है सबके सामने है। यूपी में आईएएस का मतलब आईएम सेफ हो गया है क्या? यह सवाल इसलिए कि दरअसल सरकार के एक्शन से
आईपीएस अफसरों में कम से कम यही राय बन रही है। और नाराजगी का कारण भी देखिए, एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में आईएएस का मतलब आई एम सेफ। सरकार के एक्शन से आईपीएस अफसरों में नाराजगी। योगी सरकार में अब तक कुल 15 आईपीएस अफसर हुए निलंबित। आईपीएस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आईपीएस अधिकारियों ने लिखा, पूरे देश में सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी यूपी में हो रहे सस्पेंड। इस तरह तहसीलदार तो छोड़िए, लेखपाल भी सस्पेंड नहीं होते। हाथरस में एसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ हैं आईपीएस अधिकारी। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर के सस्पेंड होते ही उत्तर प्रदेश में निलंबित आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ गई है। वहीं खनन घोटाले में सीबीआई की जांच में दोषी ठहराए गए कई आईएएस अफसर को एक्शन के नाम पर वेटिंग में डालकर महज खाना पूर्ति की जा रही है। इनमें ऐसे एक आईएएस भी हैं जिन्होंने जेल में सजा काटी है और एक ऐसे आईएएस हैं जिनके घर से सीबीआई को 47 लाख रुपए नगद मिले थे। लेकिन अभी तक इन सब के खिलाफ ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जो नजीर बने। अब जानिए किन किन आईपीएस अफसरों के खिलाफ सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इनमें सबसे पहला नाम है जसबीर सिंह का। ईमानदारी की मिसाल कहे जाने वाले एडीजी जसबीर सिंह 1.5 साल से अधिक समय से निलंबित चल रहे हैं। उन्हें एक बयान देने के चलते निलंबित किया गया है। अब आते हैं वैभव कृष्ण पर। वैभव ने कई आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार को लेकर एक पत्र डीजीपी और शासन को लिखा था। इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि 9 माह पूर्व नोएडा एसएसपी के पद से वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया और अब तक वो बहाल नहीं हो सके हैं। अब आते हैं डीआईजी स्तर के अफसर दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन पर। साहब को भी भ्रष्टाचार के प्रकरण में लिप्त पाए जाने के चलते निलंबित किया गया। इसके अलावा निलंबित आईपीएस अफसरों में अपर्णा गुप्ता, अभिषेक दीक्षित और मणिलाल पाटीदार शामिल हैं। मणिलाल पाटीदार की तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब आते हैं आईएएस अफसरों के मामलों पर। सूबे के सबसे सीनियर आईएएस राजीव कुमार द्वितीय को नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में जेल में सजा काटनी पड़ी थी। 3 साल जेल में बिताने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्हें निलंबित करने में देर की गई। मीडिया में उन्हें बचाने की खबरें छपने पर उन्हें 2016 में निलंबित किया गया। लेकिन सजा काट चुके संजीव कुमार को बर्खास्त करने के लिए सूबे की सरकार ने अब तक केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा है। सूबे की आईएएस लॉबी आईएएस राजीव कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं चाहती, इसीलिए उन्हें बचाने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगले साल आईएएस राजीव कुमार का रिटायरमेंट है और उन्हें पूरी पेंशन मिल सके, इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं यूपी में 8 ऐसे आईएएस अफसर भी हैं जिनको बचाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए हैं। इनमें अभय कुमार सिंह के घर से 49 लाख रुपया बरामद होने के बाद भी निलंबित नहीं किए गए। सीबीआई के मुताबिक अभय कुमार हमीरपुर अवैध खनन घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। जिन दूसरे आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है उसमें जीवेश नंदन, संतोष कुमार, बी चंद्रकला, विवेक, पवन, अजय कुमार सिंह, संतोष राय और देवीशरण उपाध्याय शामिल हैं। निलंबित केवल एक अफसर है, वो भी प्रमोटी आईएएस देवेंद्र पांडे हैं जो उन्नाव से निलंबित हुए थे। इसके अलावा कोरोना काल में कोविड किट की खरीद में भयंकर घोटाला हुआ है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने इस घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। बताया जा रहा है कि 28 जिलों में कोरोना किट खरीद मामले में गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आईएएस अफसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कुछ डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बदतमीजियों के तमाम सबूत मिलने के बाद भी अभी तक
हाथरस के डीएम की कुर्सी सुरक्षित है। इससे पहले सीबीआई की सिफारिश के बाद भी आईएएस अदिति सिंह को बचा लिया गया। सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। यही नहीं, सीबीआई को भी सरकार ने अदिति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई की सिफारिश में ही सरकार ने कई कमियां निकाल दी हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि यूपी के आईएएस के खिलाफ एक्शन लेना कठिन है। यानी वो सेफ हैं, लेकिन आईपीएस और पीपीएस को जरूर छोटी सी गलती के लिए दंडित किया जा सकता है। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उपचुनाव के बाद मिशन 2022 है, जिसकी जमीन अभी से बनना तैयार हो गई है। यूपी के तमाम विधायकों ने सोशल मीडिया पर दर्द लिखा और कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसके बाद सरकार एक्शन में आए। कोरोना काल की आपदा को सीएम ने अवसर में बदला। सीएम योगी ने सभी 18 मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की सभी मंडलों की समीक्षा। सीएम योगी ने समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। सभी बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनपद के प्रभारी मंत्रियों की भी सहभागिता रही। सीएम योगी ने सभी सांसदों और विधायकों से फीडबैक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कोरोना काल में सूबे के समग्र विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी ने की सराहना हर तरफ हो रही है। हर मंडल की समीक्षा करके सीएम योगी विधायकों की नाराजगी दूर की, उनको अधिकारियों के करीब लाए। समीक्षा बैठकों के बाद हर अधिकारी विधायक को पूरा सम्मान दे रहा है, उनके हर निर्देश को सुन रहा है। कुल मिलाकर कहें तो सूबे के बीजेपी विधायक बीता महीना नहीं भूलेंगे। बीते 3.5 वर्षों से वह जिस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी से चाह रहे थे, वो बीते दिनों उन्हें मिल गया। यानी कि अफसरों का विधायकों को लेकर रुख बदलकर नरम हो गया है। यानी कि 18 मंडलों की समीक्षा और फिर उसके बाद अधिकारियों के पेच कसना और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों का और आपस में तालमेल बैठ जाना। तरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि अगर खुशी नहीं रहेगा, खास करके ब्यूरोक्रेसी के साथ जनप्रतिनिधियों का हमेशा से टकराव देखने को मिला और ये शिकायतें हमेशा से रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है या फिर उनका सम्मान नहीं करती। अब जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेच कसे हैं, वो भी तब जब तमाम जनप्रतिनिधियों ने, किसी ने पत्र लिखा, किसी ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की, कोई मीडिया के जरिए आया और आखिरकार अब उन्हें वो बदलाव महसूस हो रहा है। तो जब बदलाव महसूस होगा तभी जनता के बीच में वो सर ऊंचा करके जा पाएंगे और जनता की आवाज, चूंकि जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि को अगर कोई काम कराना तो ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगा। तो ये पूरा अपने आप में एक कॉकटेल है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर भला जनता के बीच में 2022 चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं कैसे जाएंगे। यानी कि जनप्रतिनिधियों के दर्द के बाद सीएम योगी ने एक मुश्त 18 मंडलों की समीक्षा की, लगातार समीक्षा करते रहे और उसके बाद आपसी तालमेल बैठवाकर ही सीएम योगी ने यह महसूस किया और उनकी उस वक्त सराहना भी हुई कि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक दूसरे को सम्मान और उनके निर्देश मान रहे हैं। सरकार शो में आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।